नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ओपी वर्मा आप सभी का अरस्तु स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आपको पता है कि मानव शरीर तंत्रों के बारे में चर्चाएं कर रहे थे, जिसमें हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ा था। उसी कड़ी में अपन आज एक बहुत ही सिंपल और महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अपन भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे होता है, कैसे पाचन होता है, कौन कौन सी पाचक ग्रंथि भाग लेती हैं, उसका अवशोषण कैसे होता है, उसके बाद एसिमिलेशन और एक्सक्रेशन कैसे होते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके लिए हमें आहार नाल की ज़रूरत पड़ती है, भोजन नली की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अरस्तु स्टडी पॉइंट पर। इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अपन जब क्रमागत चीज़ें पढ़ेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक क्रम होता है, जिसमें पहला क्रम होता है भोजन का अंतर्ग्रहण। भोजन का अंतर्ग्रहण इंजेशन, दूसरा होता है पाचन, कि भोजन का पाचन कैसे होता है, डाइजेशन। तीसरा होता है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। चौथा होता है स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। और पांचवा होता है उत्सर्जन, एक्सक्रेशन। ये पाचन तंत्र को पढ़ने का सही क्रम है। तो ये पाचन तंत्र को जब पढ़ेंगे तो अपन इन क्रमों से होते हुए पढ़ेंगे। पहले इंजेशन का मतलब होता है अंतर्ग्रहण, और अंतर्ग्रहण का मतलब होता है कि जब किसी भी कोशिका के अंदर कोई भी तरल पदार्थ प्रवेश करेगा तब उसे पिन्नोसाइटोसिस कहते हैं। और कोशिका के अंदर यदि कोई भी सॉलिड या ठोस पदार्थ अंदर प्रवेश करता है तब उसे फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। दोनों को मिलाकर एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो भोजन का अंतर्ग्रहण। और दूसरा होता है पाचन, डाइजेशन। ये डाइजेशन के अंदर अपन दो अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे डाइजेशन में। और डाइजेशन के लिए दो महत्वपूर्ण ग्रंथि हैं, पाचक ग्रंथि। एक है यकृत, इसमें लीवर के बारे में पढ़ेंगे, यकृत। और दूसरी होती है अग्नाशय, पैंक्रियाज। तो ये महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि होती हैं। तो अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, जबकि जो लीवर होता है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि का उदाहरण है। ये लीवर को हमारे शरीर की प्रयोगशाला, लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी भी कहा जाता है। तो पाचन कौन कौन सी ग्रंथियों से रिलेटेड है, यकृत और अग्नाशय। यकृत सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, जबकि जो अग्नाशय पैंक्रियाज है, ये पैंक्रियाज दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। जबकि मिश्रित ग्रंथि में पैंक्रियाज सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण होती है। तो ये अपन इससे पाचन के अंदर, पाचन का मतलब होता है जो छोटे बड़े बड़े जटिल कार्बनिक या अकार्बनिक अणु होते हैं उन्हें सरल अणुओं में तोड़ने की क्रिया। तो जटिल अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की जो क्रिया होती है उसे डाइजेशन कहते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे अपन एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। अवशोषण सामान्यतया, ध्यान रहे कि आहार नाल के छोटी आंत वाले भाग में सबसे ज़्यादा भोजन का अवशोषण होता है। तो भोजन का सबसे ज़्यादा अवशोषण आहार नाल के कौन से भाग में होता है, छोटी आंत के अंदर होता है। क्योंकि छोटी आंत का सरफेस एरिया, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो सबसे ज़्यादा है। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, एब्जॉर्प्शन भी उसी जगह पर सबसे ज़्यादा होता है। तो छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। स्वांगीकरण, एसिमिलेशन का सिंपल अर्थ होता है कि जब अपने शरीर के अंदर भोजन पचता है और उसके बाद कुछ भाग अपचित रह जाता है, उसे ब्लड के माध्यम से
अवशोषक सतह एब्जॉर्प्शन सरफेस पर वापस पहुंचाया जाता है, यानी बार बार एब्जॉर्प्शन की क्रिया को ब्लड के माध्यम से करवाया जाता है, उसे बोलेंगे एसिमिलेशन। एक्सक्रेशन मतलब उत्सर्जन। तो ये पाचन तंत्र का सही क्रम है, पाचन तंत्र का, जो कि आरटेट के एग्जाम में पूछा गया है, सी टेट में भी आ चुका है कि पाचन तंत्र का सही क्रम क्या है। रीट के टाइम पर भी ये प्रश्न आ चुका है। तो रीट, आरटेट, सी टेट सभी के अंदर ये 3 बार ये क्रम ही पूछ लिया गया है। यहाँ से उठाकर पूछ लेते हैं कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सी है, तो आंसर होता है लीवर। और दूसरी सबसे बड़ी डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सी है, तो आंसर होता है पैंक्रियाज, अग्नाशय। ये सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि लेकिन दूसरी बड़ी पाचक ग्रंथि का उदाहरण है। आगे कुछ टर्म हैं, उन टर्म को देखते हैं कि कैसे कैसे इसमें टर्मिनोलॉजी यूज होगी। एक शब्द होता है पिन्नोसाइटोसिस। पिन्नोसाइटोसिस, पिन्नोसाइटोसिस, पिन्नोसाइटोसिस को हिंदी में बोलते हैं कोशिका पायन। कोशिका पायन। कोशिका पायन का मतलब होता है कोशिका के भीतर तरल पदार्थों के प्रवेश की क्रिया। तो जब कोशिका के भीतर तरल पदार्थ प्रवेश करते हैं तब उसे क्या नाम देंगे, पिन्नोसाइटोसिस या कोशिका पायन कहा जाता है। और यदि दूसरा शब्द देखें तो दूसरा है फैगोसाइटोसिस, इसे बोलते हैं कोशिका भक्षण। कोशिका भक्षण, इसका मतलब होता है कोशिका के भीतर ठोस पदार्थों के प्रवेश की क्रिया। तो जब कोशिका सेल किसी भी ठोस पदार्थ को अंदर ग्रहण करती है तब उसे फैगोसाइटोसिस कहते हैं, और जब कोशिका के अंदर तरल पदार्थ अंदर प्रवेश करते हैं तब उसे पिन्नोसाइटोसिस कहते हैं। और यदि इन दोनों शब्दों को मिला दिया जाए तो इन दोनों शब्दों को मिलाकर बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण, तो अंतर्ग्रहण एंडोसाइटोसिस के अंदर 2 टर्म छिपी हुई रहती हैं। एक फैगोसाइटोसिस, फैगो का मतलब कोशिका भक्षण, जिसमें ठोस पदार्थों को कोशिका अंदर ग्रहण करती है, जबकि पिन्नोसाइटोसिस का मतलब कोशिका के अंदर तरल पदार्थों के प्रवेश की क्रिया होती है। एक शब्द होता है उपापचय। उपापचय, मेटाबॉलिज्म। उपापचय शब्द का मतलब होता है कि जब कोशिका के अंदर कोई भी पदार्थ जाएगा तो टूटेगा या छोटे छोटे जो अणु होते हैं उनसे जटिल अणु का निर्माण होगा। जैसे यूँ समझें कि कोई भी छोटे छोटे अणु हैं, ये छोटे छोटे से अणु मिलकर जब जटिल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, बड़ी सी चीज़ का निर्माण करते हैं, तब इस क्रिया को बोलते हैं उपचय। उपचय, एनाबॉलिक। तो एनाबॉलिक हुआ। और जब जटिल सी चीज छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है तब उसे बोलते हैं अपचय। अपचय, कैटाबॉलिक। तो 2 टर्म होती हैं, छोटे छोटे सरल अणुओं से जटिल अणु के निर्माण की क्रिया को उपचय कहते हैं, यानी ये फॉर्मेटिव रिएक्शन होती है, निर्माणकारी क्रिया होती है। जैसे अपने शरीर के अंदर छोटी छोटी चीजें मिलकर के जटिल अणुओं का निर्माण करती हैं, और बड़ा सा अणु जो छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है तब उसे बोलेंगे उपचय, कैटाबॉलिक। और यदि इन दोनों शब्दों को मिला दिया जाए तो दोनों शब्दों को मिलाकर के जो टर्म बनती है उसे बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। उपापचय क्रिया, मेटाबॉलिक रिएक्शन। और मेटाबॉलिक रिएक्शंस की दृष्टि से हमारे शरीर का सबसे बिजी ऑर्गन होता है लीवर। जो मेटाबॉलिक रिएक्शन सबसे ज़्यादा होती हैं वो कहाँ होती हैं, लीवर में। तो आपको प्रश्न उठता है कि मानव शरीर का उपापचय क्रियाओं में सबसे बिजी ऑर्गन कौन सा है, तो सबसे बिजी ऑर्गन कौन सा हो जाएगा, लीवर। और यदि यही प्रश्न पूछे कि शरीर का सबसे बिजी ऑर्गन कौन सा है तो आपको हार्ट करना है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ चलती हैं, लीवर के अंदर। मेटाबॉलिक के अंदर 2 टर्म होती हैं, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। और एंडोसाइटोसिस के अंदर भी 2 टर्म होती हैं, पिन्नोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। अपने शरीर के अंदर
जब पाचन तंत्र अपन पढ़ेंगे तो उसमें हमें आहार नाल की जरूरत पड़ेगी। आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो लगभग मनुष्य के अंदर 30 से लेकर के 32 फीट लंबाई की होती है। मनुष्य में आहार की लंबाई अप्रोक्स कितनी होती है? 30 से 32 फीट होती है। और इस आहार नाल का जो प्रारंभिक भाग होता है, प्रारंभिक भाग, उस प्रारंभिक भाग को बोलते हैं मुख गुहा, ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी आहार नाल का प्रारंभिक भाग होता है, जबकि आहार नाल का जो अंतिम भाग है, अंतिम भाग, उसे बोलते हैं गुदा एनस। एनस। यदि आपसे पूछा जाए कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है या आहार नाल का सबसे ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला भाग कौन सा है, तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्जेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। तो सबसे आहार नाल का सबसे लंबा भाग पूछा जाए, आहार नाल का सबसे लंबा भाग, तो आंसर होना चाहिए छोटी आंत होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। यदि यही भाग पूछा जाए कि आहार नाल का सबसे बड़ा थैला समान भाग या सबसे चौड़ा थैला समान भाग कौन सा है, तब आपका आंसर होना चाहिए आमाशय, स्टमक। आमाशय, जिसे उदर कहते हैं, स्टमक। तो स्टमक आहार नाल का सबसे चौड़ा थैला समान भाग है, जबकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो सबसे लंबा भाग होती है। जबकि आहार नाल का प्रारंभिक भाग मुखगुहा और अंतिम भाग होता है एनस होता है। आगे चलें तो इसमें से सिंपल से फिर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आहार नाल का अवशेषी भाग कौन सा है। आहार नाल का अवशेषी, रेसिडुअल पार्ट, रेसिडुअल पार्ट, अवशेषी भाग कौन सा है, तब आंसर होता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स। तो आहार नाल का अवशेषी भाग कौन सा है? अपेंडिक्स। अवशेषी भाग वे भाग होते हैं जो कि शरीर के अंदर उपस्थित तो होते हैं लेकिन सामान्यतया वो कार्य नहीं करते। जैसे हमारे मुख गुहा, ओरल कैविटी के अंदर जो थर्ड मोलर होता है, जिसे विजडम टीथ या अक्कल दाढ़ कहते हैं, वो एक अवशेषी अंग है। हमारी जो पुच्छीय कशेरुका, जिसे कॉक्सिजियल के नाम से जानते हैं, जो पूंछ होती है कॉक्सिजियल वर्टिब्री, वो भी एक अवशेषी अंग होती है। ऐसे ही हमारी आंख के अंदर निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होती है, निमेशक पटल। वो निमेशक पटल, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन भी एक अवशेषी अंग का उदाहरण होती है। तो कहने का अर्थ, हमारे शरीर के अंदर कुछ अंग ऐसे हैं जो आज वर्तमान में उपस्थित तो हैं लेकिन उनका कोई कार्य नहीं है, वो काम नहीं करते। उन अंगों को बोलते हैं अवशेषी अंग। तो आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल का अवशेषी अंग कौन सा है? अपेंडिक्स। और आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। और आहार नाल का सबसे बड़ा थैला समान भाग या सबसे चौड़ा थैला समान भाग कौन सा है? तो स्टमक या आमाशय होता है, जहां पर जठर ग्रंथि उपस्थित होती है। तो ये इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं कि जो आहार नाल है उसके भाग कौन कौन से होते हैं। आहार नाल के मेन भाग कौन से हैं? आहार नाल के भाग, पहला भाग होता है मुख गुहा, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी, ये जो ओरल कैविटी है, इस ओरल कैविटी के अंदर अपन पढ़ेंगे दांतों के बारे में, टीथ, दांतों के बारे में पढ़ेंगे कि दांत कितने होते हैं, किस टाइप के होते हैं, कौन से दांत का क्या कार्य होता है, ये अपन दांतों में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे अपन लार, सैलाइवा,
सैलाइवा, लार कितनी स्रावित होती है, लार ग्रंथि कौन कौन सी होती हैं और लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, ये अपन सैलाइवा में पढ़ेंगे। उसी के अंदर अपन पढ़ेंगे जीभ। हमारी जो टंग है, जीभ है, ये भोजन के चबाने में, मैस्टिकेशन में सहायता करती है। और जीभ पर कौन कौन से टेस्ट पेपिले उपस्थित होते हैं, ये सब अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। ऐसे ही एक होता है बक्कल वेस्टिब्यूल, बक्कल वेस्टिब्यूल, बक्कल वेस्टिब्यूल जिसे प्रघाण क्षेत्र कहते हैं, प्रघाण क्षेत्र, तो इसके बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर मसल्स उपस्थित होती हैं जो भोजन के चबाने में सहायता करती हैं। तो मुखगुहा आहार नाल का प्रारंभिक भाग है मुखगुहा, ओरल कैविटी, जिसमें मेनली टीथ और लार से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है फेरिंग्स या ग्रसनी। ये फेरिंग्स या ग्रसनी आहार नाल का वह भाग होता है जो भोजन और श्वसन दोनों के लिए कॉमन पाथवे होता है। यानी कह सकते हैं कि हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें फेरिंग्स पार्ट वह पार्ट होता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पढ़ते हैं, अर्थात जहाँ पर भोजन और श्वसन दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके निकलते हैं। इसलिए कॉमन पाथवे फॉर ब्रीथिंग और डाइजेशन दोनों के लिए कौन सा हो जाएगा, ग्रसनी होता है। ग्रसनी के अंदर किसी भी प्रकार की डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होती और डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होने की वजह से यहाँ पर पाचन की क्रिया भी नहीं होती है, तो पाचन की क्रिया यहाँ नहीं होती। तो फेरिंग्स। उसके बाद तीसरा पार्ट होता है ग्रासनाल, ग्रासनाल, ईसोफेगस, ईसोफेगस, ईसोफेगस जो होती है इसके अंदर भी कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होती, पाचक ग्रंथि नहीं पाई जाती। इसके अंदर केवल म्यूकस ग्लैंड पाई जाती हैं, जिनकी वजह से हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो चिकना बना रहता है। इस ग्रासनाल के भी 3 पार्ट हो जाते हैं, एक होता है अग्रभाग, एक होता है मध्य भाग और एक होता है पश्च भाग। ये जो अग्रभाग होता है इसके अंदर ऐच्छिक पेशी पाई जाती हैं, वॉलेंट्री मसल्स पाई जाती हैं। तो इसके अंदर कौन सी पेशी होती हैं, वॉलेंट्री, ऐच्छिक पेशी पाई जाती हैं। जबकि जो मध्य भाग होता है उसके अंदर दोनों ही पेशी पाई जाती हैं, ऐच्छिक भी होती हैं और अनैच्छिक भी होती हैं। ऐच्छिक अनैच्छिक दोनों प्रकार की मसल्स होती हैं। ऐच्छिक पेशी जो होती हैं उन्हें स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, जबकि जो अनैच्छिक पेशी होती हैं उन्हें स्मूथ मसल्स भी कहा जाता है। ये जो पश्च भाग है, इस पश्च भाग के अंदर केवल अनैच्छिक पेशी पाई जाती हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। और इनवॉलेंट्री मसल्स होने की वजह से इन पेशियों के अंदर जब संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो इन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही भोजन आहार नाल के अंदर आगे बढ़ता है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी उठा लेते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में भोजन के आगे की ओर खिसकने का कारण क्या होता है। तो आंसर होता है जो ईसोफेगस है उसके पश्च भाग में उपस्थित अनैच्छिक पेशियों में संकुचन। इनके अंदर संकुचन जैसे ही होगा तो भोजन आगे चलकर स्टमक आमाशय में पहुंच जाता है। तो इसके भी 3 पार्ट होते हैं। ग्रसनी ग्रासनाल दोनों में भोजन का कोई पाचन नहीं होता। ये सबसे लंबी उनमें होती हैं जिनकी गर्दन लंबी होती है, अर्थात जिराफ के अंदर होती हैं। उसके आगे चलें तो हमें मिलेगा आमाशय, आमाशय, स्टमक, आमाशय। आमाशय जो होते हैं मनुष्य के अंदर, आमाशय के भी 3 पार्ट माने जाते हैं। एक पार्ट होता है कार्डियक, कार्डियक भाग, एक होता है फंडिक, फंडिक भाग, और तीसरा पार्ट होता है पाइलोरिक, पाइलोरिक। आमाशय के 3 पार्ट हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। ये जो आमाशय है जो सबसे चौड़ा भाग भी होता है, जहाँ पर सामान्यतया जठर ग्रंथि होती हैं और अम्लीय माध्यम में भोजन का पाचन होता है, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस के अंदर HCl उपस्थित होता है। उस HCl की उपस्थिति की वजह से यहाँ पर पाचन का माध्यम अम्लीय रहता है, यह अम्लीय माध्यम में भोजन का पाचन करता है। तो आमाशय के कितने पार्ट होते हैं, 3, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक पार्ट होते हैं।
आमाशय जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं उनके आमाशय के अंदर 4 चैम्बर पाए जाते हैं। जुगाली करने वाले जानवरों को रूमिनेंट्स कहा जाता है। क्या कहते हैं उनको? रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स जो जंतु होते हैं उनके आमाशय के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? 4। जबकि हमारे आमाशय स्टमक के अंदर कितने चैम्बर हैं? 3 होते हैं। ध्यान रहे कि आमाशय के अंदर प्रोटीन का सबसे ज्यादा पाचन होता है। तो प्रोटीन का सबसे ज्यादा पाचन कहाँ होता है? आमाशय। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ लेते हैं कि यदि ऑपरेशन द्वारा आमाशय स्टमक को काटकर हटा दिया जाए तो किसका पाचन नहीं होगा? तो आपका आंसर होना चाहिए स्टमक को काट के हटा दें तो प्रोटीन का पाचन नहीं होता है, क्योंकि प्रोटीन के पाचन के लिए यहाँ पर पेप्सिन एंजाइम उपस्थित होता है। आगे देखें तो मिलेगी आपको स्मॉल इंटेस्टाइन अर्थात छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके भी 3 पार्ट होते हैं। एक होता है ड्यूडेनम जिसे बोलते हैं ग्रेनी, ड्यूडेनम। दूसरा पार्ट होता है जेजुनम या मध्यांत्र, जेजुनम। और एक होता है सुदांत्र इलियम। तो छोटी आंत के कितने पार्ट हैं? 3। छोटी आंत जो कि आरनाल का सबसे लंबा भाग भी होता है, जिसका सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया होता है इसका। इसमें भी सबसे ज़्यादा जो सरफेस एरिया है, यदि पूछ लिया जाए कि छोटी आंत के भी कौन से भाग में सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होता है, तो आंसर जेजुनम होता है, क्योंकि इसके अंदर माइक्रोबिलाई और विलाई सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं जो सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। इन सभी भागों में सबसे ज़्यादा भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। आगे देखें तो इसके अंदर बड़ी आंत मिलेगी। बड़ी आंत के अंदर भी 3 पार्ट होते हैं। 6वां भाग है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। इसके भी 3 पार्ट होते हैं। एक होता है सीकम, एक होता है कोलन, एक होता है रेक्टम या मलाशय। रेक्टम, कोलन और सीकम, ये 3 पार्ट होते हैं। यहाँ से जनरली क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब इनमें से अंदर से क्वेश्चन पूछे कि भोजन के अवशोषण के समय सबसे ज़्यादा आयरन और कैल्शियम का अवशोषण कहाँ होता है, तो आयरन और कैल्शियम का अवशोषण सबसे ज़्यादा होता है ड्यूडेनम पार्ट में। इन जगहों पर सबसे ज़्यादा कैल्शियम और आयरन का अवशोषण होता है। तो कैल्शियम और आयरन का अवशोषण कहाँ होता है? ड्यूडेनम पार्ट के अंदर होता है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सामान्यतया एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट है जहां भोजन का कोई अवशोषण नहीं होता, एब्जॉर्प्शन नहीं होता, तो आपने पहले सुना फेरिंग्स के अंदर नहीं होता है, इसोफेगस के अंदर नहीं होता है, और एक इनमें से रेक्टम मलाशय के अंदर भी कोई भोजन का पाचन नहीं होता, क्योंकि इन जगहों पर पाचक ग्लैंड या डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं पाई जाती। ध्यान रहे कि जो मलाशय है यहाँ पर जल का अवशोषण सबसे ज़्यादा होता है। जल का अवशोषण सबसे ज़्यादा, तो जल का अवशोषण सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मलाशय के अंदर होता है। यदि यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन उपापचय क्रियाओं के दौरान जल का अवशोषण कहाँ होता है, तो उपापचय के दौरान बनने वाले
जल का अवशोषण। तो जल का अवशोषण जो उपापचय क्रियाओं के दौरान बनेगा कहाँ होगा, कोलन में। और सिंपल क्वेश्चन है कि पानी का सबसे ज्यादा अवशोषण कहाँ होता है, तो मलाशय है। ये जो सीकम वाला पार्ट है, सीकम, ये जो सीकम है इसके अंदर कुछ सहजीवी बैक्टीरियाज भी पाए जाते हैं। बैक्टीरिया उपस्थित होने की वजह से यहाँ पर कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान दुर्गंध वाले केमिकल्स का निर्माण भी होता है। तो ये अपन ने देखे आहारनाल के मेन पार्ट, इनकी डिटेल में फिर डायग्राम से वापस समझेंगे। अब एक एक करके पढ़ते हैं कि आहारनाल का जो प्रारंभिक भाग था ओरल कैविटी, उस ओरल कैविटी के अंदर सबसे पहले आते हैं टीथ। तो अपन पढ़ते हैं टीथ के बारे में। टीथ, दांत। विज्ञान की वह शाखा जिसमें दांतों का अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी, तो ओडोंटोलॉजी का मतलब होता है दांतों का अध्ययन। विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे क्या कहेंगे, ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। अपने जो दांत होते हैं उनमें सबसे बाहर की तरफ होता है इनेमल। मैं एक डायग्राम से बोलूं कि अपना टीथ और टीथ के भी बाहर का, सबसे बाहर का जो पार्ट जो हमें बाहर से दिखाई देता रहता है उसे कहते हैं क्राउन पार्ट। ये सबसे बाहर की तरफ हुआ इनेमल। इनेमल, ये इनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ भी है। इनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ। तो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, इनेमल। ध्यान रहे कि यदि यही प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन सा है, तो हार्डेस्ट टिश्यू बोन होता है, अस्थि होती है। तो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ पूछे तो इनेमल, और सबसे कठोर ऊतक पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा, बोन्स हो जाएगा, अस्थि हो जाएगी। ये जो इनेमल है, इस इनेमल की उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है। ये इनेमल की उत्पत्ति किससे होती है, एक्टोडर्म। जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में सबसे बाहर की तरफ परत बनती है उसे एक्टोडर्म कहते हैं, और एक्टोडर्म से बनता है इनेमल। इसका निर्माण करने वाली जो सेल होती हैं उन्हें बोलते हैं एमाइलोब्लास्ट। एमाइलोब्लास्ट, एमाइलोब्लास्ट सेल्स के द्वारा बनता है, जिसमें कैल्शियम जो लवण होते हैं वो कैल्शियम लवण सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो कैल्शियम साल्ट सबसे ज़्यादा होते हैं। एप्रोक्स पार्ट का लगभग 96% कैल्शियम साल्ट होते हैं, जबकि इसमें पानी की मात्रा सबसे कम होती है, अर्थात पानी लगभग 4 से 5% होता है। तो इनेमल ये दांत का सबसे बाह्य पार्ट होता है, और इस दांत के इनेमल पार्ट का निर्माण होता है एक्टोडर्म से। एम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 परतें एम्ब्रियो के चारों ओर बनती हैं। जो सबसे बाहर बनती है उसे एक्टोडर्म, बीच में होती है उसे मेसोडर्म, और सबसे अंदर होती है उसे एंडोडर्म कहते हैं। तो उनमें जो एक्टोडर्म है उससे बनेगा इनेमल। इनेमल का निर्माण करने वाली सेल को बोलते हैं एमाइलोब्लास्ट, और इसके अंदर कैल्शियम साल्ट लगभग 96% से भी ज़्यादा होता है, बाकी 4 to 5% पानी की मात्रा होती है। इसके जो दूसरा वाला पार्ट है जो कि जीवित पार्ट होता है, उस जीवित पार्ट को बोलते हैं डेंटिन। ये दूसरा पार्ट कौन सा हो गया, डेंटिन। तो ये डेंटिन पार्ट है, और डेंटिन का निर्माण मेसोडर्म से होता है। डेंटिन उत्पत्ति में कैसी होती है, मेसोडर्मल होती है। तो डेंटिन बनती है मेसोडर्म से। इस डेंटिन का निर्माण करने वाली जो सेल्स होती है उन्हें बोलते हैं ओडोंटोब्लास्ट सेल। ओडोंटोब्लास्ट सेल। तो डेंटिन कौन सी सेल से बनती है, ओडोंटोब्लास्ट से। डेंटिन उत्पत्ति में कैसी होती है, मेसोडर्मल।
ये जो क्वेश्चन है मीजोडर्म, ये सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी पूछा गया था, आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्जाम, कि डेंटिन की उत्पत्ति होती है। तो डेंटिन की उत्पत्ति किससे होती है? मीजोडर्म से। हमारा पूरा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हमने पढ़ा था उसकी उत्पत्ति भी मीजोडर्म के द्वारा ही होती है। जितनी भी मसल्स होती हैं, चाहे वो ऐच्छिक हैं, वॉलेंट्री या अनैच्छिक, इनवॉलेंट्री या हृदय पेशी, कार्डियक मसल, सारी मसल्स की उत्पत्ति भी मीजोडर्म से होती है। तो ये जो डेंटिन है ये किससे बनती है? मीजोडर्म से। डेंटिन का निर्माण करने वाली सेल क्या कहलाती हैं? ओडोंटोब्लास्ट। ये जीवित पार्ट होता है जबकि ये मृत पार्ट होता है। और इसके भी सबसे जो अंदर का पार्ट होता है, अंदर का पार्ट, उसे बोलते हैं पल्प। पल्प, ये पल्प भी मीजोडर्म से बनता है। यह पल्प के अंदर ब्लड कैपिलरीज सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, रक्त की सप्लाई सबसे ज़्यादा होती है। तो ये पल्प जीवित पार्ट, डेंटिन जीवित, जबकि जो एनिमल होता है वो डेड पार्ट होता है, सबसे कठोर भी होता है। यहाँ पर ये जो पार्ट हमें दिखता है बाहर से, ये क्राउन पार्ट होता है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है इसे क्या बोलेंगे? क्राउन, अर्थात ये शीर्ष भाग कहलाता है। जबकि जहाँ पर जिंजाइवा जुड़ा होता है उसे सर्वाइकल या ग्रीवा पार्ट कहते हैं, नेक पार्ट कहते हैं। नीचे का पार्ट है ये रूट पार्ट या जड़ कहते हैं। तो दांत के कितने पार्ट होते हैं? मेनली 3। शीर्ष जो हमें दिखाई देता है, नेक पार्ट जहाँ पर अपने मसूड़े जिंजाइवा जुड़ा रहता है, और जड़ जो अपने बोन्स के अंदर रहते हैं। यहाँ नीचे की साइड में एक छिद्र है, इस छिद्र को बोलते हैं एपाइकल फोरामेन। इस छिद्र को क्या कहेंगे? एपाइकल फोरामेन। ये जो एपाइकल फोरामेन है ये निश्चित समय के बाद अपने आप बंद हो जाता है। जिन जंतुओं के अंदर ये एपाइकल फोरामेन खुला रह जाता है उन जंतुओं के दांत जीवन भर वृद्धि करते हैं। या ऐसे जो दांत जो जीवन भर वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते हैं, उन्हें रूटलेस टीथ कहते हैं। रूटलेस टीथ कहते हैं। तो ये जो रूटलेस टीथ है, रूटलेस का अर्थ होता है जो जीवन भर बढ़ते हैं, क्योंकि उनमें एपाइकल फोरामेन हमेशा के लिए खुला रह जाता है। जैसे छछूंदर हो सकते हैं, चूहे हो सकते हैं, गिलहरी हो सकते हैं या हाथी हो सकता है। तो इनके अंदर दिखाई देने वाले जो दांत हैं वो रूटलेस टीथ कहलाते हैं। ये सेंट्रल इंसाइजर्स होते हैं। तो दांतों के अंदर सबसे बाहर वाला पार्ट क्या कहलाता है? शीर्ष भाग, जहाँ मसूड़े लगे रहते हैं उसे क्या कहेंगे? ग्रीवा भाग। और दांतों में जो शीर्ष भाग में सबसे बाहर दिखता है क्या कहलाता है? एनेमल। एनेमल कौन सी सेल से बनता है? एमाइलोब्लास्ट से। उत्पत्ति किससे होती है? एक्टोडर्म से। कठोरता का कारण क्या होता है? कैल्शियम साल्ट्स होते हैं, जो कैल्शियम फास्फेट हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, कैल्शियम फ्लोराइड हो सकता है, कैल्शियम आयोडाइड हो सकता है। पानी की मात्रा हमारे शरीर के अंदर इस एनेमल वाले भाग में सबसे कम पाई जाती है, मात्र 4 to 5% ही होता है। उसके नीचे देखें तो डेंटिन मिलेगी। डेंटिन उत्पत्ति में मीजोडर्मल होती है, और डेंटिन की उत्पत्ति जिन सेल से होती है उन्हें बोलते हैं ओडोंटोब्लास्ट। और दांतों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे बोलते हैं ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। आगे यहाँ से फिर क्वेश्चन आता है दंत सूत्र, डेंटल फॉर्मूला। दंत सूत्र, डेंटल फॉर्मूला। तो ये लिख रहा हूं मैं आई, एक सी, एक पीएम और एक एम। आई का मतलब होता है इंसाइजर, इंसाइजर, इंसाइजर। सी का मतलब होता है केनाइन, और पीएम का मतलब होता है प्री मोलर, और मोलर एम का मतलब है मोलर। इंसाइजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर। इसको हिंदी में लिखूं तो इनको बोलते हैं कृंतक, कृंतक दांत। इनको बोलते हैं रदनक, जो चीरने फाड़ने का काम करते हैं। ये जो प्रीमोलर और मोलर है इसको बोलते हैं अग्र चर्वणक,
ये चबाने से रिलेटेड होते हैं और इन्हें बोलते हैं चर्वणक। तो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। छोटे बच्चों की बात करें तो बच्चों के अंदर, बच्चों में 21/02 इंटू 2 करें तो टोटल दांत आते हैं 20। मतलब इंसाइजर दांत यदि बीच में से ट्रांसेक्शन लिए जाए तो यदि सामने के जो दांत होते हैं उनमें इंसाइजर होते हैं 1 और 2, थर्ड नंबर का जो दांत होता है उसे कहते हैं कैनाइन, 4, 5 दांत है उसे बोलते हैं प्रीमोलर, और 6, 7, 8 दांत होता है उसे बोलते हैं मोलर कहते हैं। ध्यान रहे कि बच्चों के अंदर प्री मोलर्स एब्सेंट होते हैं जबकि मोलर प्रेजेंट होते हैं। तो इसको यदि काउंट करें तो 2 और 1 3 और 2 5, एक साइड में 5 दांत हुए, दूसरी साइड में भी 5 होते हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो ऊपर दांत हो गए 10। नीचे की साइड में भी 2 और 1 3 और 2 5, एक साइड में 5, दूसरी साइड में भी 5, इसलिए टोटल 10 ऊपर 10 नीचे, टोटल कितने हो गए 20। ये जो 20 बच्चों के दांत होते हैं उन्हें बोलते हैं दूध के दांत, मिल्क टीथ, या ऐसे दांतों को टेम्परेरी टीथ कहते हैं जो टूट जाते हैं वापस आ जाते हैं। ऐसे दांत जो 2 बार आते हैं उन्हें डाइफायोडोंट या द्विबार दंती दांत कहा जाता है। तो बच्चों के अंदर दांत कितने होते हैं 20 होते हैं। जबकि जो एडल्ट अवस्था होती है, वयस्क अवस्था, उसके अंदर देखें तो 21, 23/21 23 32, यानी 2 और 1 3 और 2 5 3 8, एक साइड में 8 तो दूसरी साइड में भी 8, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 हुए ऊपर और 16 ही नीचे, टोटल दांत कितने हो गए 32। ये जो 32 दांत होते हैं ये एडल्ट अवस्था में पाए जाते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो ये जो इंसाइजर टीथ हैं ये तो सेम है इसलिए क्वेश्चन नहीं पूछते। कैनाइन जो चीरने फाड़ने का दांत काम करते हैं, प्रीमोलर, यहाँ पर डिफरेंस आया कि प्रीमोलर बच्चों के अंदर नहीं होते जबकि एडल्ट अवस्था में पाए जाते हैं। एक अंतर आया मोलर के अंदर, यहाँ पर मोलर बच्चों में होते हैं 2 जबकि एडल्ट में होते हैं 3, क्योंकि लगभग 20 साल के बाद जैसे ही एडल्ट अवस्था बढ़ती जाती है तो 20-25 साल की उम्र में थर्ड मोलर भी आ जाता है। उसी थर्ड मोलर को बोलते हैं अक्कल दाढ़ या विजडम टीथ। तो जो अक्कल दाढ़ है, विजडम टीथ है, वो थर्ड मोलर होता है। मैं इनके काम लिखूं तो ये जो इंसाइजर दांत हैं इनका काम होता है कोई भी चीज़ को काटना, ये काटने का काम करते हैं। ये जो इंसाइजर कैनाइन टीथ हैं इनका काम होता है कोई भी चीज़ को चीरना फाड़ना। तो चीरने फाड़ने का काम करते हैं जो मांसाहारी जंतुओं में सबसे खतरनाक होते हैं। तो मांसाहारी जंतुओं में दिखाई देने वाले जो नुकीले तीखे दांत होते हैं वो कौन से होते हैं, कैनाइन। और ये जो प्रीमोलर और मोलर हैं इनका काम होता है चबाना, ये भोजन चबाने का काम करते हैं। और भोजन चबाने की जो क्रिया होती है उसे कहते हैं मैस्टिकेशन। भोजन चबाने की क्रिया क्या कहलाती है, मैस्टिकेशन। तो चबाने में कौन कौन से दांत भाग लेते हैं, प्रीमोलर और मोलर दांत भाग लेते हैं। ये जो प्रीमोलर और मोलर टीथ हैं, इन प्रीमोलर और मोलर दोनों ही दांतों को चीक टीथ भी कहा जाता है। इन्हीं को बोलते हैं चीक टीथ या कपोल दांत। तो इन्हें कपोल दांत भी कहते हैं। तो चीक टीथ के नाम से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि चीक टीथ कौन से हैं। तो चीक टीथ में कौन कौन से हो जाते हैं, प्रीमोलर और मोलर्स होते हैं। चीरने फाड़ने का काम कौन करते हैं, तो मांसाहारी जंतुओं में कैनाइन दांत करते हैं। ये सबसे लंबा दांत होता है, सबसे नुकीला दांत होता है, इसकी लंबाई भी सबसे ज़्यादा है। और भोजन को काटने का सिंपल काम कौन करते हैं, इंसाइजर दांत। ध्यान रहे कि कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर ये जीवन भर इंसाइजर दांत बढ़ते रहते हैं, जैसे कि चूहा है या गिलहरी है या हाथी है। इनमें दिखाई देने वाले जो दांत होते हैं, दिखाई देने वाले
दांत, ये दिखाई देने वाले दांत कौन से प्रकार के होते हैं? इंसाइजर प्रकार के होते हैं। तो आपसे पूछे कि हाथी में दिखाई देने वाले दांत कौन से हैं, तो आंसर होना चाहिए इंसाइजर। ये ऐसे जंतु हैं जिनके अंदर जीवन भर दांतों में वृद्धि होती रहती है, अर्थात पूरे जीवन भर दांतों में वृद्धि होती है, क्योंकि इनमें एपाइकल फोरामेन हमेशा खुला रहता है। तो ये अपन ने दांतों के बारे में पढ़ा। दांतों से रिलेटेड 2-3 टर्म आती हैं। जैसे पूछा जाए कि ऐसे दांत क्या कहलाते हैं जो हड्डियों में धसे हुए रहते हैं, तो एक टर्म है थीकोडोंट। थीकोडोंट यानी कि गर्त दंती। गर्त दंती का मतलब होता है अस्थि में धसे हुए दांत, यानी ऐसे दांत जो हड्डी के अंदर धसे हुए रहते हैं, उन हड्डी में धसे हुए दांतों को क्या कहा जाता है? थीकोडोंट कहते हैं, गर्त दंती के नाम से जानते हैं। तो हमारे जो दांत हैं वो हड्डी के अंदर धसे हैं। हड्डी को एल्वियोलर बोन कहते हैं। हमारे दोनों ही जबड़ों के अंदर दांत होते हैं, अर्थात मैक्सिला में भी और मैंडिबल दोनों के अंदर दांत हैं, जबकि जानवरों के अंदर निचले जबड़े के अंदर दांत होते हैं, ऊपरी जबड़े में दांत नहीं होते। एक होता है हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट का मतलब होता है विषमदंती। विषमदंती का मतलब होता है जब दांत संरचना में अलग अलग होते हैं, दांत संरचना में अलग अलग होते हैं, तब उसे क्या कहेंगे? विषमदंती। तो हमारे हर दांत की संरचना अलग अलग होती है, इन्हें बोलेंगे विषमदंती। एक होते हैं मोनोफायोडोंट। मोनोफायोडोंट हिंदी में बोलें तो एक बार दंती। एक बार दंती जो एक बार आते हैं, यानी ये जीवन में कितनी बार आएंगे? जीवन में एक बार आते हैं, उन्हें कहते हैं एक बार दंती। ऐसे ही एक शब्द है डाईफायोडोंट। डाईफायोडोंट, डाई का मतलब दो, इसलिए इन्हें बोलते हैं द्विवार दंती दांत। द्विवार दंती दांत वे होते हैं जो ओरल कैविटी के अंदर 2 बार आते हैं। जैसे हमारे अंदर 2 बार आते हैं जीवन में 2 बार, तो हमारे अंदर टोटल दांत 20 टीथ ऐसे हैं जो छोटे बच्चों के अंदर भी होते हैं और एडल्ट में भी होते हैं। तो कितनी बार आए? 2 बार। जबकि जो 12 दांत होते हैं वो 12 दांत हमारे मुख के अंदर एक बार ही आते हैं, इसलिए मोनोफायोडोंट टीथ 12, जबकि डाईफायोडोंट टीथ कितने होते हैं? 20 होते हैं। ऐसे दांत जो आगे की तरफ निकले हुए रहते हैं उन्हें बोलते हैं एक्रोडोंट। एक्रोडोंट अग्रदंती। अग्रदंती का मतलब होता है आगे की ओर निकले हुए दांत, एक्रोडोंट टीथ कहलाते हैं। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, इनमें से इन शब्दों को दोनों को ज़्यादा याद रखें, क्योंकि मनुष्य के जो दांत होते हैं वो थीकोडोंट होते हैं, हेटेरोडोंट प्रकार के होते हैं, अर्थात हड्डी के अंदर धसे हुए रहते हैं, और इनके अलावा ये संरचना में भी अलग अलग साइज के होते हैं, इसीलिए इन्हें बोलते हैं हेटेरोडोंट, और हड्डी में धसे होने की वजह से बोलते हैं थीकोडोंट। दंत सूत्र आपने लिखा 21, 23 बटे 21, 23। ऐसे दांत जो जीवन में एक बार आते हैं मोनोफायोडोंट, 2 बार आते हैं तो उन्हें बोलते हैं डाईफायोडोंट के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं लार के बारे में। लार, सैलाइवा। लार बहिस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होती है। बहिस्रावी एक्सोक्राइन ग्लैंड से स्रावित होती है। हमारी ओरल कैविटी के अंदर जो लार ग्रंथि हैं वो लार ग्रंथि होती हैं। लार ग्रंथि मनुष्य के अंदर होती हैं 3 जोड़ी।
मनुष्य में लार ग्रंथि कितनी जोड़ी है? 3 जोड़ी। पहली लार ग्रंथि है वो है पैरोटिड। पैरोटिड, ये जो पैरोटिड लार ग्रंथि है ये कान के पास स्थित होती है, कान के पास स्थित होती है। इसकी जो नलिका होती है, डक्ट होती है, उस नलिका को बोलते हैं स्टेंसन नलिका। स्टेंसन नलिका कान के पास स्थित ग्रंथि जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि का उदाहरण भी है, उसकी नलिका सबसे बड़ी लार ग्रंथि, उसकी नलिका का नाम है स्टेंसन नलिका। एग्जाम के लिए याद भी रखें, पूछ भी लेते हैं कि कौन सी लार ग्रंथि का उसकी नलिका या डक्ट से सही सुमेलन किया गया है। तो पैरोटिड डक्ट कहाँ पाई, पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? कान के पास। नलिका को क्या बोलते हैं? स्टेंसन नलिका। यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। ये वही नलिका है जिसमें मम्प्स वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो मम्प्स या गलसुआ रोग होता है। जो मम्प्स वायरस का इन्फेक्शन होता है तो गलसुआ या गलफड़े हो जाते हैं, दोनों गालों में सूजन आ जाती है। तो उसमें कौन सी नलिका में इन्फेक्शन होता है? स्टेंसन डक्ट के अंदर होता है। दूसरी है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल, ये जो सबलिंगुअल है हिंदी में बोलते हैं अधोजिह्वा। ये अधोजिह्वा जीभ के नीचे स्थित होती है। कहाँ पाई जाती है? जीभ के नीचे स्थित होती है। सर्वाधिक लार छोड़ती है। तो हमारे मुंह के अंदर सर्वाधिक लार स्रावित करने वाली लार ग्रंथि कौन सी है? अधोजिह्वा, जो जीभ के नीचे होती है। इसकी जो नलिका होती है उस नलिका को बोलते हैं वार्थोलिन। वार्थोलिन डक्ट पाई जाती है। इसमें डक्ट का नाम क्या था? स्टेंसन। जबकि जो जीभ के नीचे होती है उसके अंदर डक्ट होती है वार्थोलिन, जिसके माध्यम से लार ओरल कैविटी में पहुंचती है। तो सबसे ज़्यादा लार स्रावित करती है, जीभ के नीचे होती है, वो ग्रंथि है सबलिंगुअल। तीसरी लार ग्रंथि है सबमैक्सिलरी। सबमैक्सिलरी या इसी को बोलते हैं सबमैंडिबुलरी। सबमैंडिबुलरी, ये जो सबमैक्सिलरी या सबमैंडिबुलर है ये दोनों जबड़ों के संधि तल पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? दोनों जबड़ों के संधि तल पर, जहाँ पर हमारे दोनों जबड़े जुड़ते हैं, आपस में मिलते हैं, अर्थात जो मैक्सिला और मैंडिबल दोनों जहाँ जंक्शन बनाते हैं वहाँ पर पाई जाती है। और इसकी जो डक्ट होती है उसे बोलते हैं वार्टन्स डक्ट। वार्टन्स नलिका पाई जाती है, तो इसे वार्टन्स डक्ट कहते हैं। तो तीनों में अलग अलग याद रखें। यहाँ नलिका का नाम था स्टेंसन डक्ट, यहाँ था वार्थोलिन, और यहाँ पर कौन सी है? वार्टन्स डक्ट होती है। अपने लार ग्रंथि कितनी जोड़ी लिखी? 3 जोड़ी। लार ग्रंथि कैसी ग्रंथि का उदाहरण है? तो ये बहिस्रावी। ये जो बहिस्रावी शब्द है ये लास्ट बार ही राजस्थान पुलिस के अंदर भी पूछा गया था। पूछने का तरीका था कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि बहिस्रावी ग्रंथि है? तो उसमें ऑप्शन दे रखे थे थायराइड ग्रंथि, पीयूष, एड्रिनल और लार ग्रंथि। तो बाकी जो 3 ग्रंथि हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं, जबकि एक ऐसी ग्रंथि का उदाहरण है एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। तो लार ग्रंथि 3 जोड़ी हैं। बाकी के जो अन्य जंतु होते हैं मनुष्य को छोड़कर, उनके अंदर चौथी लार ग्रंथि भी पाई जाती है जिसे इंफ्रा ऑर्बिटल सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं, लेकिन वो मनुष्य के अंदर नहीं पाई जाती। लार का संगठन देखा जाए तो लार मनुष्य के अंदर प्रतिदिन लगभग 1.5-2 लीटर लार स्रावित होती है। मनुष्य में प्रतिदिन कितनी लार स्रावित होती है? 1.5 से 2 लीटर। 1.5 से लेकर के 2 लीटर प्रतिदिन स्रावित होती है। लार हल्की अम्लीय प्रकृति की होती है। हल्की अम्लीय
हल्की अम्लीय प्रकृति की होती है। लार के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उस एंजाइम्स में एक होता है लाइसोजाइम। कौन सा एंजाइम है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम होता है ये बैक्टीरिया को नष्ट करता है। भोजन के माध्यम से यदि कोई भी बैक्टीरिया अपने शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तो उसे लार में उपस्थित कौन सा एंजाइम नष्ट कर देता है? लाइसोजाइम एंजाइम नष्ट कर देता है, क्योंकि इस लाइसोजाइम का वास्तव में काम होता है बैक्टीरिया के चारों ओर उपस्थित जो सेल वॉल होती है उस सेल वॉल को नष्ट कर देता है। इसके अलावा पाया जाता है टाइलिन एंजाइम या एमाइलेज एंजाइम। इस टाइलिन एंजाइम का काम होता है स्टार्च को माल्टोज में बदलना। स्टार्च को किस में बदल देता है? माल्टोज में बदल देता है। यहाँ से प्रश्न पूछते हैं कि हमारे मुख गुहा के अंदर सर्वप्रथम कौन से पोषक तत्वों का पाचन होता है? तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, प्रोटीन का। तो आंसर होता है कार्बोहाइड्रेट का। और कार्बोहाइड्रेट में भी किसका? स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड होता है, जबकि माल्टोज एक डाइसैकेराइड है। इस पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में बदलने का काम लार में उपस्थित कौन सा एंजाइम करता है? टाइलिन एंजाइम करता है। यदि रात्रि के समय सोते समय नींबू का ज़्यादा सेवन किया जाता है तो नींबू के ज़्यादा सेवन की वजह से टाइलिन एंजाइम हल्का निष्क्रिय हो जाता है। इसीलिए रात को सोते समय ज़्यादा नींबू का सेवन करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कौन सा एंजाइम काम नहीं करेगा? टाइलिन, जिससे स्टार्च का पाचन कम होता है। और हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम। लार की पीएच लगभग हल्की अम्लीय होती है, 6.8 के इधर उधर होती है। लार प्रतिदिन स्वस्थ व्यक्ति में कितनी स्रावित होती है? 1.5 से 2 लीटर। और यदि लार मुख के अंदर कम होती है, लार सीक्रेशन कम होता है, तब उस एक रोग होता है, उसे बोलते हैं जीरोस्टोमिया। जीरोस्टोमिया का मतलब होता है लार की कमी, अर्थात जो लार ग्रंथि हैं वो सही से काम नहीं करती, तो लार ओरल कैविटी के अंदर कम सीक्रेट होती है और लार की कमी को क्या कहा जाता है? जीरोस्टोमिया। तो जीरोस्टोमिया एक डिजीज होती है, और जिसको जीरोस्टोमिया होता है उसके अंदर आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम होने की भी संभावना होती है। तो ये आज अपन ने छोटा सा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा। डाइजेस्टिव सिस्टम के सीक्वेंस क्या होते हैं, अर्थात इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रेशन पढ़ा। एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट हैं उनके नाम देखे, कहाँ पर क्या होता है ये देखा। उसके अंदर जब ओरल कैविटी में जाएंगे तो ओरल कैविटी के अंदर दांतों की संरचना से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ऐसे ही लार से रिलेटेड लार ग्रंथियों का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। यहाँ से आगे की बातें अपन फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल, बहुत धन्यवाद आपको। आप सभी अरस्तु स्टडी पॉइंट को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक्स।